हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक बेसिकली ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है, यानी बोरोन फैमिली से लेकर इनर्ट गैस तक। ये हो गया पी ब्लॉक। अगर हम पी ब्लॉक में देखें तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, ये अपने ही ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है कि एक तो इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है काफ़ी। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, आयनेशन एंथैल्पी भी काफ़ी हाई होता है। और जो चौथा मेजर डिफरेंस है वो है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। मैक्सिमम सेकंड पीरियड एलिमेंट में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? 4। लेकिन अगर हम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड की बात करें तो वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात करें अगर, तो 2s और 2p। तो 2s 2p ये बेसिकली 4 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। और इनके पास जो 3d होता है ये वैकेंट होता है, इस वजह से ये मोर देन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम बोलते हैं कि जो थर्ड पीरियड वाले हैं वो अपनी कोवलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम देखना हो कि BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन AlF6-3 भी एग्जिस्ट करता है, BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो BF4 माइनस में अगर आप देखेंगे तो बोरोन ने 4 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी। तो बोरोन के पास 2s2p 4 ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम AlF6-3 की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है 6 बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3s3p के अलावा वैकेंट 3d भी है, तो ये 4 से अधिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन वहीं पे बोरोन जो है BF6-3 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल से ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए BF6-3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी है। एनोमलस प्रॉपर्टी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि बोरोन अपने ही ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात करें तो इनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं ये छोटे होते हैं। और जब ये छोटे छोटे एलिमेंट होंगे तो इनके जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो इस वजह से ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं ये अच्छे पाई बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। बाकी थर्ड पीरियड में फिर पाई बॉन्ड वगैरह क्या होगा? वीक होगा। कार्बन की अगर एनमलस प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बना सकता। लेकिन वहीं पे अगर सिलिकन वगैरह की बात करें, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड वगैरह, तो ये 4 बॉन्ड से अधिक बना सकता है। अगेन वही बात है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बट सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जैसे SiF6-2 अगर एग्जिस्ट करता है, GCl6-2 या SnOH6-2 एग्जिस्ट करता है, ये 4 से अधिक बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम डिफरेंट प्रॉपर्टी देखें, एनामलस प्रॉपर्टी, तो वो है कि कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाता है अपने ही पीरियड वाले के साथ, सेकंड पीरियड के साथ। जैसे कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन वगैरह हो गया, या कार्बन नाइट्रोजन वगैरह हो गया, क्योंकि इनमें 2p ओवरलैप होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि कार्बन कार्बन में 2p ओवरलैप है तो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन सिलिकन सिलिकन की बात करें अगर, तो सिलिकन सिलिकन का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो अभी जो इनके ऑर्बिटल हैं ये तो जो सिलिकन सिलिकन के ऑर्बिटल हैं, ये बड़े बड़े ऑर्बिटल हैं, इनमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, तो 3p पाई बॉन्ड वगैरह नहीं बनता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाता है अपने ग्रुप वाले के मुकाबले। दूसरा एक है कि कैटनेशन प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कार्बन कार्बन छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। सिमिलरली सिलिकन सिलिकन थोड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ऐसे ही अगर हम टिन टिन की बात करें तो बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि साइज बड़ा है।
तो अगर ये बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ी है तो हमें पता है कि लकड़ी लंबी होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा, यानी ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, तो छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होगा। यानी अगर हम बात करें कार्बन कार्बन की, तो कार्बन कार्बन क्या है, छोटा बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, इनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। और जब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। नाइट्रोजन की थोड़ा एनोमलस प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो नाइट्रोजन भी वही बात है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट सभी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितने होंगे, 4 होंगे। बाकी अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है NOCl3 POCl3, इसमें आप देख सकते हैं कि NOCl3 अगर हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका मतलब NOCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम POCl3 की बात करें तो POCl3 में यहाँ भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्या फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है। तो इस वजह से POCl3 एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखा गया कि N ट्रिपल बॉन्ड N एग्जिस्ट करता है, बट P ट्रिपल बॉन्ड P एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये 2p पाई बॉन्ड बना है, और P ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होगा, 3p पाई बॉन्ड। तो इनमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, 3p पाई बॉन्ड बहुत वीक होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन की एनमलेस प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉनिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अगेन है ही नहीं। सेकंड पीरियड एलिमेंट वाले सभी एक जैसे हैं। तो ऑक्सीजन भी अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे आप H2O को देखोगे तो H2O ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो एक बॉन्ड और बन जाता है, मतलब ये ट्रिपल 3 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते हैं, 2 या 3 ही होता है। तो अगेन वही है कि 4 से अधिक तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। एक और इसका एनोमलस प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप में, ये है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी अगर फ्लोरीन के बाद बोलें तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है। तो ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है इस पे डेल्टा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसके ग्रुप में अगर बाकी की बात करें, जैसे सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, या सेलेनियम से अटैच हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, या टेल्यूरियम से अटैच हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। बाकी किसी एलिमेंट से अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ये भी क्या हो गया, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गया। थोड़ा हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो 6 पीरियड में क्या होता है कि लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड आता है, और लेंथेनाइड में ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो जेड इफेक्टिव जब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो 6 पीरियड एलिमेंट है उसमें जो 6s ऑर्बिटल है उसका भी साइज काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 6s इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ज़्यादा रहेगा, तो उसको आयनाइज करना मुश्किल होगा। तो जब इसको आयनाइज करना डिफिकल्ट होगा तो हम ये बोलते हैं कि जो ये 6s2 इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट विथ रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन। और इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर मान लो हमने थैलियम लिया, तो थैलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 6s2 6p1। हमने बोला 6s इलेक्ट्रॉन जो है ऑलमोस्ट इनर्ट हो गया, आयनाइज होना नहीं चाह रहा है। तो इजीली आयनाइज कौन होगा, सिर्फ 6p1, यानी जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली आयनाइज होगा, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो 6p1 आयनाइज होगा तो थैलियम+1 इजीली शो करेगा। और थैलियम+3 अगर आपको शो करना है तो ये बहुत डिफिकल्टी से करेगा। इसका मतलब थैलियम+3 जो है ये बनाना क्या होगा, काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो
तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक का, जैसे मान लो थैलियम वगैरह 6 पीरियड की बात करें अगर, तो थैलियम का जो 6s2 हो गया वो आयनाइज होना नहीं चाह रहा है, 6p1 आयनाइज होगा तो +1 ईजिली शो करेगा। सिमिलरली अगर मैं पीबी वगैरह की बात करूँ तो पीबी में भी यही होगा कि पीबी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पीबी का हो जाएगा कि 6s2 6p2, तो ये 6p2 वाला इजीली आयनाइज कर देगा, तो ये जो +2 है Pb+2 इजीली शो करेगा, लेकिन Pb+4 डिफिकल्टी से शो करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है Pb+4 के मुकाबले। सिमिलरली थैलियम+3 और थैलियम+1 में हम बोलेंगे थैलियम+1 ज़्यादा स्टेबल है। बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बिस्मथ क्या हो जाएगा 6s2 6p3, तो हम बोलेंगे ये 6p3 आयनाइज हो जाएगा, इसका मतलब बिस्मथ+3 जो है मोर स्टेबल होगा बिस्मथ+5 के मुकाबले। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि देखो लास्ट एलिमेंट का जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। किसका स्टेबल है, तो लास्ट एलिमेंट का हाईएस्ट से जो लोअर वाला है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट बिलो हायर, तो हम उसको बोलेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी थैलियम+3 से ज़्यादा +1 स्टेबल होगा, Pb+4 से ज़्यादा +2 स्टेबल होगा, बिस्मथ+5 से ज़्यादा बिस्मथ+3 स्टेबल होगा। इसको हम ऐसा रखते हैं लास्ट एलिमेंट लोस रेस्ट आर होस, यानी लास्ट एलिमेंट के लिए तो लोअर वाला स्टेबल है, बाकी सब जो है उसके लिए हायर वाला स्टेबल है। इसमें इनट पेयर इफेक्ट का एक ये भी है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सही बात है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का तो लोअर वाला स्टेबल है, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कुछ एग्जांपल हैं देखो, बोरोन+3 है, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम+3 है, तो ये अपने हाईएस्ट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो आपको पता है कि लास्ट एलिमेंट में लोस स्टेबल होगा, यानी +3 लेस स्टेबल है, तो होस्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर +1 की बात करें तो अब +1 वाला क्या हो गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और थैलियम के लिए क्या हो गया, लोअर वाला ही मोर स्टेबल होगा, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है, तो डाउन द ग्रुप हम बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली कार्बन वाले ग्रुप में क्या होगा, कार्बन से लेटर तक अगर हम बात करें +4 हाईएस्ट है, और हाईएस्ट की स्टेबिलिटी लास्ट एलिमेंट की तो नहीं होगी, लास्ट एलिमेंट में क्या होगा, लोअर वाला, तो ये लेस स्टेबल हो गया। तो अगर ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप होस्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो अब ये ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप होस्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर हम लोअर वाले की बात करें, जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, इसमें +3 की बात कर रहे हैं हम, तो +3 वाला तो इसके लिए लोअर वाला हो गया, और लोअर वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, लोस मोर स्टेबल होगा लास्ट एलिमेंट के लिए, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, लोस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये पॉइंट ध्यान रखना, कुछ पॉइंट है इनट पेयर इफेक्ट का, आप इसी से हो जाएगा कि लास्ट एलिमेंट लोस रेस्ट आर होस, यानी लास्ट एलिमेंट का लोअर वाला स्टेबल है और बाकी सब के लिए हाईएस्ट वाला स्टेबल है। और एक ये ध्यान रखना कि अगर लास्ट एलिमेंट का लोस स्टेबल है, इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, और अगर लास्ट एलिमेंट का लोस स्टेबल है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। अब एक एक ग्रुप वाइज देखते हैं हम, जैसे हम मान लो बोरोन फैमिली से स्टार्ट करते हैं, तो पहले ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं। बोरोन क्या हो गया, ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल कितना है, +3, तो हाईएस्ट +3 हो गया, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, अगेन डिक्रीज होगी, तो +3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और वहीं पे लोअर वाला क्या हो जाएगा, तो +3 से जस्ट लोअर वाला क्या हो जाएगा, +1, 2 यूनिट का डिफरेंस होता है ऑक्सीजन स्टेट में, तो +1 वाला क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और यहाँ कुछ रैंडम एलिमेंट दे रखा है, थैलियम +3+1, अगेन लास्ट एलिमेंट का तो लोस स्टेबल है, बाकी सबके लिए क्या है, होस, तो एल्यूमिनियम के लिए होस स्टेबल होगा, इंडियम के लिए भी क्या होगा, होस स्टेबल होगा। अगर हम बोरोन फैमिली की बात करें तो बोरोन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि बोरोन आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए बोरोन+3 कटायन बनना पड़ेगा, और कटायन बनाने के लिए बोरोन की जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, इन तीनों का सम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा होगा तो बोरोन फिर +3 कटायन बनाएगा ही नहीं, और जब बोरोन +3 कटायन नहीं बनाएगा तो यह आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि थैलियम आयोडाइड है, मान लो Tl+3 और I-, तो अगर Tl+3 और I- की बात करो तो देखो थैलियम +3 हमने बोला लास्ट एलिमेंट का लोस स्टेबल है, यानी थैलियम +3 से ज़्यादा +1 स्टेबल है,
तो थैलियम+3 से +1 होना चाहेगा, यानी खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये थैलियम+3 कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये I- को ऑक्सीडाइज कर देता है किस में, I2 में, और खुद हो जाएगा रिड्यूस किस में, +1 में। तो थैलियम+1 में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि थैलियम+3 और I- कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर I- एक्सेस रहा तो I2 और I- मिलकर एक कंपाउंड बनाता है I3-, ट्रायोडाइड बोलते हैं इसको। अब देखो, थैलियम+3 I- साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोलूँ थैलियम+1 और I3-, हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि थैलियम+1 स्टेबल है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ आपने बोला Tl-I3 एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ बोला Tl-I3 एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जाम में आ गया हम क्या टिक करेंगे? तो ध्यान रखना, Tl-I3 एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो आपसे सिंपली पूछे कि Tl-I3 एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप बोलना यस करता है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है थैलियम+3 और I-, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। I- स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, थैलियम+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम थोड़ा बैक बॉन्डिंग देखते हैं। अगर बैक बॉन्डिंग की बात करें, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, इनमें बैक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगा? तो आप देख सकते हो कि BF3 में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे Bi3 में आयोडीन के पास लोन पेयर है, और आयोडीन कौन सा है, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है। तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? तो डाउन द ग्रुप जनरली लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज लार्ज एटम पर स्टेबल होता है, तो आयोडीन पे स्टेबल, आयोडीन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम होगी, फ्लोरीन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर फ्लोरीन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है तो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड इजीली बनेगा, यानी बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी, BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब आते हैं लुईस एसिडिटी पे। लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपल सी बात यह है कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हो गया। और Bi3 में आयोडीन लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाह रहा है, बहुत कम करेगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल होगा। अगर नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग है, इसका मतलब बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, और जब ऑलमोस्ट एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये दूसरा, मान लो कोई भी लुईस बेस है, उससे ये इजीली लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो जब दूसरे से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये अच्छा लुईस एसिड होगा। तो हम बोलेंगे Bi3 इज बेटर लुईस एसिड, यानी जिसमें बैक बॉन्डिंग कम होगा, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, तो वो दूसरे से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो वो अच्छा लुईस एसिड। अच्छा, बोरोन के हैलाइड डाइमर नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बोरोन के हैलाइड में बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, BF3, BCl3, BBr3, Bi3। हालांकि Bi3 तक जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल हो जाएगा, बट ठीक है, अगेन बोरोन के हैलाइड बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो इस वजह से वो डायमर नहीं बनाएंगे, उसका ऑक्टेट लगभग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग की वजह से कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें AlF3। AlF3 जो होता है ये आयनिक है, मतलब Al+3 और 3F- के फॉर्म में है। तो Al+3 ऑलरेडी क्या हो गया, नियोन कॉन्फिगरेशन हो गया। तो जब ये नियोन कॉन्फिगरेशन है और ये भी क्या हो गया, नियोन कॉन्फिगरेशन, तो इनका ऑक्टेट क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ये फिर डायमर वगैरह क्यों बनाएगा? पहली बात, आयनिक है तो डायमर तो बना ही नहीं सकता। दूसरा, ये AlCl3 वगैरह, AlCl3 वगैरह कोवलेंट है, AlCl3 डायमर बनाते हैं। अब ये डायमर क्यों बनाते हैं, देखो, तो डायमर बनाने के पीछे इनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ऑक्टेट कंप्लीशन। जैसे मान लो AlCl3 अगर आप देखना चाहेंगे, तो AlCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये sp2 है, तो अभी ट्रायगोनल प्लानर है, तो ये एंगल क्या है, 120 के अराउंड है। फिर जब दूसरा AlCl3 आता है, तो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, तो ये दोनों डोनेट कर देता है। क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, यहाँ भी एल्यूमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी डोनेट कर देता है। अब देखो, एल्यूमिनियम के राउंड देखोगे तो 4 बॉन्ड बन गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डायमर बनाते हैं। इसको हम ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, ये जो क्लोरीन है ये ब्रिजिंग का काम करता है, ब्रिज एटम हो गया। अब देखो, जैसे ही इसने डायमर बनाया, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अभी तो कैसा, पहले कैसा था, प्लानर था। तो क्या होता है, जो क्लोरीन ब्रिज बनाता है ये अपना प्लेन चेंज करेगा। जब ये प्लेन चेंज करेगा तो देखो, एक एबव द प्लेन आ जाएगा, देखो, और एक बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो जब ये प्लेन चेंज करते हैं, अब मान लो ये पूरा प्लानर था, अब ये क्लोरीन जो है प्लेन चेंज किया, जब प्लेन चेंज करेगा तो ये थोड़ा सा खींचेगा, एलोंगेट होगा, तो हम बोलते हैं जो ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा लॉन्गर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब डायमर बनाता है तो जो ब्रिज एटम है वो प्लेन चेंज करेगा, थोड़ा एलोंगेट होगा, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी लॉन्गर हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ आर
लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड लेंथ। तो जो ये एक्स और वाई है तो ऑब्वियसली एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा देन वाई। अब थोड़ा एंगल की बात करते हैं। जब ये AlCl3 मोनोमर था, AlCl3 जब मोनोमर था तो एंगल कितना था, एंगल था 120। अच्छा, यहाँ पे जब ये डायमर बना रहा है तो मेनली चेंज कहाँ आ रहा है, ये क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड बनाएगा तो ये प्लेन चेंज करेगा, ये लगभग क्या है ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये लगभग 120 के अराउंड ही रहेगा, मतलब ये 119 डिग्री के अराउंड होता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बीटा। तो देखो बीटा में देखो ये 4 मेंबर रिंग बना लिया। तो अगर ये 4 मेंबर रिंग टाइप दिख रहा है इसका मतलब 90 के अराउंड कुछ होगा, एग्जैक्ट डाटा तो आपको रटना नहीं है। तो ये एंगल बेसिकली 79 डिग्री होता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि 90 के अराउंड होगा या 120 के अराउंड होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा। एयर से अगर रिएक्टिविटी देखें हम तो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में अनरिएक्टिव होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, जैसे आपको पता है कि कार्बन का 2 फॉर्म है, अमोर्फस फॉर्म हो गया, जैसे कोयला वगैरह हो गया, तो कोयला वगैरह क्या होता है, रैंडम फॉर्म है, कोयला का जलाओगे जल जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड ले लो, डायमंड को जलाओ नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोयला आपने देखा होगा, आपने कैसे ही रैंडम पड़ा रहता है, बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें कोई रैंडम पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया अमोर्फस फॉर्म। और डायमंड वगैरह क्या हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो सिमिलरली बोरोन का भी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होता है, हर एक बोरोन 3 3 बोरोन से जुड़ा होता है और एक आइकोसा हाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये भी एक जायंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है ये, जायंट मॉलिक्यूल। इसलिए ये भी क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट नहीं करता। जैसे एरोप्लेन की आउटर बॉडी वगैरह जो होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, बट वो हवा में उड़ता है, वो रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिएक्ट करता, हालांकि एल्यूमिनियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर आता है। तो आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर आता है वो हाईली रिएक्टिव होता है या बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव है तो O2 से रिएक्ट करना चाहिए। इसमें ये होता है कि जो एल्यूमिनियम का सरफेस वाला एटम होता है वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा और Al2O3 बन जाएगा। तो Al2O3 बनते ही ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है जो कि अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं सिर्फ सरफेस वाला रिएक्ट किया तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट रिएक्शन हुआ ही नहीं है। तो एक तरह से हम क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर Al2O3। अब लेकिन ये है कि अगर आप रिएक्ट कराना चाहो तो आप बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करा सकते हो। बहुत हाई टेम्परेचर लोगे अगर, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे अमोर्फस बोरोन या एल्यूमिनियम सब रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाएंगे, E2O3 टाइप बनाएंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, जैसे B2O3 हो गया, Al2O3 हो गया, इस टाइप से बना लेंगे। अब देखो बहुत हाई टेम्परेचर अगर लिया है आपने तो फिर एयर में O2 के अलावा N2 भी है, तो N2 भी रिएक्ट करेगा। अगर हम N2 की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये जनरली अनरिएक्टिव होता है, यानी नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस है। आपको पता है एयर में O2 N2 है बट N2 कभी रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है। तो इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर अगर दोगे तो फिर वहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N भी टूटेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ऑक्साइड नहीं नाइट्राइड भी मिलेगा, तो आपको EN टाइप भी मिल सकता है। तो नाइट्राइड तभी मिलता है जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, अदरवाइज तो नाइट्राइड कभी नहीं मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव होता है। एसिड वगैरह से देखें तो बोरोन ना ही एसिड से रिएक्ट करता है ना ही बेस से रिएक्ट करता है। अगेन वही है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है तो रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम की बात करें अगर तो एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ये होता है एम्फोटेरिक मेटल, और एम्फोटेरिक मेटल अगर है तो एम्फोटेरिक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अच्छा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है तो बेटर रेड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम एसिड के H+ को भी रिड्यूस कर देगा, किस में, H2 में। बेस में भी जो थोड़ा बहुत H+ प्रेजेंट है उसको रिड्यूस कर देगा, किस में, H2 में। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, एसिड और बेस दोनों से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। Al+3 तो AlCl3 एक्वस बना लेगा। यहाँ पे NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का NaLOH4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं NaLOH2। ये आपको बताया था मैंने कि कॉम्प्लेक्स से वाटर निकाल दो, जैसे -2H2 करोगे अगर आप, तो ये NaAlO2 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आंसर दिया रहता है। एल्यूमिनियम कॉन्क HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करता, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है। अब ये क्या होता है,
तो आपको कुछ बताया था कि निकोल बेफिकर, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और FeCr, ये कुछ एलिमेंट है जो कॉन्क से रिएक्ट नहीं करते। इसको रटने का तरीका बताया था मैंने कि निकोल बेफिकर है, आलसी है, पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट कॉन्क से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? तो देखो इसमें ऐसा होता है कि अगेन कॉन्क बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो इसके सरफेस वाले आइटम को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये सरफेस वाले आइटम को ऑक्सीडाइज कर देगा, Al2O3 बना लेगा और Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाएगा। तो जब प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाएगा तो अंदर वाला एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड रहेगा। सिमिलरली इन सभी मेटल के लिए भी वही कहानी है, इनका भी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, अंदर वाला मेटल प्रोटेक्टेड रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्क स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोस्टली मेटल को वो डिजोल्व कर देता है, बट ये निकोल बेफिकर को डिजोल्व नहीं कर पाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर या पैसिव लेयर बोलते हैं। अगर हम हैलोजन से रिएक्शन देखें इसका, तो EX3 टाइप बनाता है, जैसे BX3 है, AlX3 है वगैरह। एल्यूमिनियम की बात करें अगर, तो एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है जनरली, बट OH माइनस के साथ ध्यान रखना, इसके साथ आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमेशा नियर बाय वाला बनता है, यानी नियर बाय इवन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर एल्यूमिनियम का न्यूट्रल फॉर्म देखोगे तो AlOH होल थ्राइस है, तो इसमें एक OH माइनस और ये एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, AlOH4 माइनस। तो OH माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर नियर बाय वाला, तो 4 वाला बनेगा, इवन बनेगा, तो 4 या 6 हो सकता था, 4 बनेगा। बट बाकी जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। जैसे AlF6-3 देख सकते हो आप, AlH2O6+3 देख सकते हो, इस टाइप से। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि AlH2O6+3 यानी एल्यूमिनियम प्लस 3 जो एक्वस है वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों होता है? तो देखो Al+3 जो है वीक बेस का पार्ट होता है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, थोड़ा बहुत इसका हाइड्रोलाइसिस होगा अगर, तो हाइड्रोलाइसिस होने पर ये AlOH होल थ्राइस बनाएगा थोड़ा बहुत, और साथ में 3H+ प्रोड्यूस करेगा। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 हमें एक्वस चाहिए, मतलब इस फॉर्म में चाहिए, बट ये तो कन्वर्ट हो गया AlOH होल थ्राइस में, थोड़ा थोड़ा जालीदार PPT टाइप बनने लगेगा। तो अब इसको फिर क्या करें, अपने को ये चाहिए, तो आप एक काम करो, थोड़ा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करो। जैसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो ये बैकवर्ड ही रहेगा, और जब बैकवर्ड ही रहेगा तो इसका मतलब Al+3 एक्वस एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना, AlH2O6+3 एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्रुप 14 देखते हैं, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। इनमें फिर वही कहानी कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेबिलिटी की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट एलिमेंट लोस, ये ध्यान रखना है, और रेस्ट आर होस। तो लास्ट एलिमेंट का तो लोस स्टेबल होगा, यानी Pb+4 और Pb+2 में कौन स्टेबल होगा, +2 स्टेबल होगा। बाकी सबके लिए क्या है, तो बाकी सबके लिए होस ही स्टेबल है, यानी हाईएस्ट वाला ही स्टेबल है। तो अगर लास्ट एलिमेंट का लोस स्टेबल है यानी होस स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल है तो डाउन द ग्रुप फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, लास्ट एलिमेंट का लोस स्टेबल है, अगर ये लोस स्टेबल है तो ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो लोस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ये ध्यान रखना। कार्बन फैमिली में अगर ऑक्सीजन सिलेक्शन की बात करें तो देखो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर देखो एक्सेस ऑक्सीजन है तो हमेशा MO2 टाइप बनता है। MO2 मतलब जैसे CO2, SiO2, GeO2, SnO2 वगैरह बनेगा। बट अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है या फिर काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन वगैरह करते हैं जनरली, तो उस समय ये मेटल ऑक्साइड बन सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन को जलाओगे बहुत हाई टेम्परेचर पे तो CO बनता है, नॉर्मली कंबशन होगा तो CO2 बनेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे CO बनता है। तो या तो ये MO जो बनता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बनेगा, या फिर पार्शियल कंबशन हो, मतलब O2 लिमिटेड हो, तब इस टाइप से बनेगा, CO, SiO, GO वगैरह। इसमें SiO के बारे में लिखा है कि SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, मतलब नॉर्मली पार्शियल कंबशन में भी नहीं बनेगा ये सिर्फ हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाटर के साथ रिएक्शन वगैरह देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस में देखेंगे इसको। हेलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं थोड़ा, कि इनके जो हेलोजन होते हैं, हैलाइड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, EX2, EX4। जैसे मान लो SnCl2 है, SnCl4 है, PbCl2 है, PbCl4 है, इस टाइप से। तो अगर आपसे कोवेलेंट नेचर की बात करें कि EX2 है और EX4 है, कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली E+2 है, E+4 है, यानी एलिमेंट +4 में होगा तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कोवेलेंट नेचर EX4 का ज़्यादा होगा।
तो जो EX4 हैं वो सारे कोवेलेंट ही होते हैं, ये बस आयनिक होते हैं। टिन और लेड के जो फ्लोराइड हैं SnF4 और PbF4 ये आयनिक होते हैं। देखो एक तो टिन और लेड में मेटलिक कट्टर ज़्यादा है और फ्लोराइड में नॉन मेटलिक कट्टर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मेटल नॉन मेटल क्या होगा, आयनिक कट्टर ज़्यादा होगा। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो अगेन Pb+4 आपको बताया था लास्ट एलिमेंट क्या होता है, लोस स्टेबल, यानी इसका +2 स्टेबल है, तो ये खुद होना चाहेगा रिड्यूस, दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज, तो I- को ऑक्सीडाइज कर देगा, और I- जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए I- को ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, I2 में, और खुद हो जाएगा रिड्यूस +2 में, तो Pb+2 और I- फिर क्या बना लेगा, PbI2। तो ये ध्यान रखना कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले हैं, यानी थैलियम+3 हो गया, Pb+4 हो गया और बिस्मथ+5, इनका ये स्टेबल नहीं है, इनका लॉस स्टेबल है, तो ये थैलियम+3 Pb+4 बिस्मथ+5 कभी भी I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये श्योर है कि I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पक्का नहीं करेगा, रेडॉक्स हो जाएगा। बाकी सबके साथ कर सकता है, बट इतना श्योर है कि I- के साथ नहीं करेगा, ना ही थैलियम+3 करेगा, ना ही Pb+4, ना ही बिस्मथ+5। नाइट्रोजन फैमिली की बात करेगा तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें भी वही कहानी है सेम कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो आप यहाँ से ध्यान रखना, लास्ट एलिमेंट लोस, यानी लास्ट एलिमेंट का तो लोस स्टेबल होगा, यानी बिस्मथ का +3 स्टेबल होगा, बाकी सबका क्या स्टेबल होगा, होस, यानी बाकी सबके लिए +5 भी स्टेबल होगा। तो अगर लास्ट एलिमेंट बिस्मथ की बात करें तो ये लोस स्टेबल है, और ये होस क्या हो गया, अनस्टेबल है, तो होस की स्टेबिलिटी क्या होगी फिर, डिक्रीज, और लोस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये पी ब्लॉक में ऑर्डर आएगा। अच्छा यहाँ पॉइंट लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, बिस्मथाइड है, ऐसे -3 एनायन है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्या कितना कौन स्टेबल होगा। तो आप एक चीज़ देखो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और मेटल की कटायन बनाने की टेंडेंसी होती है, एनायन किसकी टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एनायन बनाने की। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो ये एनायनिक टेंडेंसी क्या हो जाएगी, एनायनिक टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, कटायन बनाता है मेटल, तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बिस्मथ -3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। ऐसा बोले हम कि बिस्मथ की -3 शो करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी नाइट्रोजन फैमिली में, हाँ या ना। अब देखो अगेन यहाँ पे एक चीज़ लिखा रखा है कि बिस्मथ के आयोडाइड या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की बात करें अगर हम, तो BiI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको मैंने बताया, देखो थैलियम+3, Pb+4, बिस्मथ+5, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनके साथ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा चीज़ देखो, F- नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, F- को कोई भी F2 नहीं बना सकता, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो F- को कोई भी F2 नहीं बना सकता, भले Bi+5 कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ना हो, बट F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यानी Bi+5 F- के साथ तो श्योरली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे वही है कि बिस्मथ+5 F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता F2 में, इसलिए मजबूरन इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो हाईएस्ट वाले के साथ, जो इनर्ट पेरिफेट वाले हैं हाईएस्ट वाले, उसके साथ फ्लोराइड तो श्योर एग्जिस्ट करेगा, TlF3 करेगा, PbF4 करेगा, BiF5 करेगा, बट TlI3 जो +3 वाला है वो नहीं करेगा, PbI4 नहीं करेगा, BiI5 नहीं करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनकी बात करें बीच वाले, तो बीच वाले देखो इतना रट नहीं सकते आप, तो ध्यान रखना ये भी नहीं करते। अब देखो पी ब्लॉक के बारे में एक बात लिखा हुआ है कि एसिड इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्ट, कि जो भी एसिड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है पी ब्लॉक वाला वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। बट अगेन ध्यान रखना ये सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए वैलिड है, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, बिस्मथ वगैरह इनके लिए वैलिड नहीं है। तो इस मान लो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है +3 में, देखो HNO2, तो आपको बताया गया है कि HNO2 रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा किसमें, HNO3 + NO में। ध्यान रखना ये इनका होस स्टेबल होगा, लास्ट एलिमेंट लोस रेस्टार होस, तो नाइट्रोजन +3 से कहाँ जाना चाहेगा, +5 में जाना चाहेगा, तो खुद होगा ऑक्सीडाइज, तो साथ में रिड्यूस भी होना पड़ेगा, अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ये बनाता है HNO3 + NO बनाता है। सिमिलरली देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीजन भी इंटरमीडिएट में है अगर, +3 +1 वाले, तो ध्यान रखना इनका भी स्टेबल क्या होगा, होस, तो ये +5 में जाएगा, H3PO4 बनाएगा, और साथ में रिडक्शन भी होगा तो ये PH3 बनाता है, फॉस्फीन। तो HNO2 रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा किस में, HNO3 + NO में।
ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल नहीं होते, इनको थोड़ा हीट करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तो ये भी टूट जाएगा, किसमें, H3PO4 यानी हाईएस्ट वाला बनाएगा, H3PO4 बनाएगा दोनों, और साथ में क्या बनाएगा, PH3। एनसीईआरटी में लाइन लिख रखा है कि सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए वैलिड है ये, ड्यू टू स्मॉल साइज। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करते। अगर देखोगे आप आर्सेनिक एंटीमनी में +3 और +5 में ऑब्वियसली होस वाला ही ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन +3 का भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक होता है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता। अगर +3 में है तो ओके चलेगा। बिस्मथ +3 और +5 में +3 ज़्यादा स्टेबल है, अगर +3 ज़्यादा स्टेबल है तो वो +3 वाला डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड ही डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो। यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि बिस्मथ +3 इज मोस्ट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन इन नाइट्रोजन फैमिली। तो सही बात है, बिस्मथ +3 स्टेबल है, अगर स्टेबल है लोस तो वो भला डिस्प्रोपोर्शनेट होना क्यों चाहेगा, तो नहीं चाहेगा। इनका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे अगर नाइट्रोजन फैमिली वाले का, तो इस टाइप से बनता है EH3 NH3 PH3 SH3 BH3 वगैरह। अभी में देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है अगर मान लो, या फिर सबसे पहले देखो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है कि उसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या हो गया, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, एंथैल्पी चेंज है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ये है कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना हीट देना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। यानी जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इंथैल्पी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर तक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, वो हीट को बर्दाश्त करेगा। तो इसका मतलब ये है थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ NH बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऐसे ही यहाँ पे BiH बॉन्ड को ब्रेक करना है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, साइज काफ़ी बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और लकड़ी लंबी होती जाएगी, लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ना क्या है, आसान है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो गया, NH3 वाला, तो NH3 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे से रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। देखो आपको बताया था मैंने रेडॉक्स में कि अगर पी ब्लॉक का ऑक्साइड है या हाइड्राइड है, यानी कोवेलेंट ऑक्साइड कोवेलेंट हाइड्राइड है, तो कोवेलेंट ऑक्साइड में अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ऑक्सीजन डोनेशन टेंडेंसी देखेंगे, और रेड्यूसिंग नेचर में आप हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी देखो। कोवेलेंट हाइड्राइड में रेड्यूसिंग नेचर पूछे तो हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी, ये सारे कोवेलेंट हाइड्राइड हैं। तो इनमें हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटा बॉन्ड है, और BiH बॉन्ड वीक है क्योंकि ये लंबी लकड़ी है, लॉन्गर बॉन्ड है। तो यहाँ से तोड़ना आसान, इसका हाइड्रोजन का डोनेशन आसान, इसका मतलब क्या होगा, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर हो जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड एंगल पूछा है कि NH3 से लेकर BiH3। अच्छा आपको एक चीज़ बताया था मैंने कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी हैं इनके हाइड्राइड, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इन सभी के जो हाइड्राइड हैं ये होते हैं ड्रैगोल्स कंपाउंड। क्या बोला हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर इन सभी के जो हाइड्राइड हैं सब क्या होते हैं, ड्रैगोल्स कंपाउंड। और ड्रैगोल्स कंपाउंड में बॉन्ड एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के अराउंड होता है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, अनहाइब्रिडाइज होता है ये। तो इसका मतलब NH3 क्या है, तो NH3 में अगर आप देखोगे तो NH3 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, और sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री के अराउंड। और बाकी अगर ड्रैगोन्स कंपाउंड है तो इनमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के अराउंड। तो ऑब्वियसली 109 क्या है, 90 से तो ज़्यादा होगा। अब बात करें ये PH3 वगैरह, इनमें क्या होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, तो इनमें अब देखोगे अगर आप, तो हमने ये बोला कि इनमें एंगल तो 90 डिग्री होगा, यानी PH ये जो एंगल है ये 90 होना चाहिए, हाँ 90 के अराउंड होना चाहिए। सिमिलरली मान लो ये ले लिया हमने आर्सेनिक वाला, तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। लेकिन देखो फॉस्फोरस और आर्सेनिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस की ज़्यादा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो अगर फॉस्फोरस की ज़्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा
ये कहीं फॉस्फोरस की तरफ शिफ्टेड होगा ज़्यादा, और आर्सेनिक और हाइड्रोजन में, सॉरी, आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो आर्सेनिक से दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आर्सेनिक से दूर रहेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ फॉस्फोरस में पास पास हैं, तो इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये ऑर्डर जो है आप बिना ड्रैगोज कंपाउंड के भी निकाल सकते थे। अगर मान लो आपको सिंपली ये बोला जाए तो आप ये बोलते कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लॉन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो इस तरह से क्या होगा, NH3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आना चाहिए। तो जो नॉर्मली बॉन्ड एंगल आएगा वही आएगा, बट हाँ ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि ये ड्रैगोस कंपाउंड है, इनका एंगल 90 के अराउंड होगा, बाकी ऑर्डर वैसे भी आंसर यही आएगा। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो क्या देखना है अपने को, अगर मान लो किसी को मेल्ट करना है तो सॉलिड फॉर्म में है, तो उनके जो पार्टिकल है या जो भी मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है आपको। अगर मान लो पार्टिकल या मॉलिक्यूल को अलग अलग करोगे, दूर ले जाओगे, तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से भी और दूर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो पार्टिकल को दूर ले जाने के लिए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है, उसी को ब्रेक करना है। तो आप बताओ PH3 और PH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वंडरवाल वाले हैं सारे, तो PH3 और PH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वंडरवाल। सिमिलरली ASH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वंडरवाल। BiH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वंडरवाल। तो इन सभी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वंडरवाल फोर्स है, और वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स। अब इनमें वंडरवाल फोर्स कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, मोलर मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो पार्टिकल को दूर ले जाना मुश्किल होगा, मेल्ट करना बॉयल करना मुश्किल होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। NH3 का सबसे ज़्यादा होता है जनरली, क्योंकि NH3 और NH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वंडरवाल से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगेन ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का सबसे ज़्यादा, बाकी क्या होगा, वंडरवाल वाले का ऑर्डर अरेंज कर लो। लेकिन देखो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होता है। बॉइलिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है ऐसा आता है, यानी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट SbH3 से कम हो गया, हालांकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन सब में वंडरवाल है, ऐसा क्या हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो देखो अमोनिया जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये बॉन्ड फ्लिप करता है। बॉन्ड फ्लिप करता है मतलब अभी अमोनिया इस टाइप से है, अगले कुछ मोमेंट में क्या हो जाएगा, अमोनिया इस टाइप से दिखेगा, जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला फ्लिप कर जाता है वैसा ही। तो अभी क्या होगा कि जब ये बॉन्ड फ्लिप करेगा, अम्ब्रेला फ्लिप होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और फिर कुछ मोमेंट के बाद फिर से यही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में स्टेबल, मतलब ये बॉन्ड को फ्लिप करेगा, अम्ब्रेला जैसे फ्लिप होता है वैसे। तो जब ये अम्ब्रेला फ्लिप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, कभी फॉर्म होगा, ब्रेक होगा, फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है और SbH3 में मोलर मास ज़्यादा होता है, तो वंडरवाल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए अमोनिया का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट SbH3 से कम हो जाएगा। अब इसको रटना है, रटना कैसे है, तो आपको बताया था मैंने, देखो कि अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, अमोनिया क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस, और अगर जो गैस है इसका मतलब ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे गैस है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किससे कम होगा, ध्यान रखना, ग्रुप में कम होता है SbH3 से और पीरियड में कम होता है HF से। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किससे कम होगा, ग्रुप में SbH3 से और पीरियड में HF से, ये ध्यान रखना ऑलवेज। अगर इनका O2 वगैरह से रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या होगा, तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5, जैसे N2O3 N2O5 है, P2O3 P2O5, हालांकि P2O3 P2O5 जो है डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज, P4O6 या P4O10 के फॉर्म में। तो इस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मान लो हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो EX3 EX5 टाइप से बनाएंगे। अगेन अगर कोवेलेंट नेचर की बात करें EX3 और EX5 में किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। EX5 सारे कोवेलेंट होते हैं,
जितने भी EX5 हैं, PCl5, PF5, BIF5 सब क्या होंगे, लगभग सारे क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। EX3 जो होता है ये प्रेडोमिनेंटली ये भी कोवलेंट होता है। EX5 तो कोवलेंट है ही, EX3 में कोवलेंट नेचर कम है, बट स्टिल ये भी सारे क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, बस इनको छोड़कर, BIF3 को छोड़कर। यानी अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में सारे हैलाइड को ले लो तो एक ही आयनिक हैलाइड है, वो कौन है, BIF3। ओनली आयनिक हैलाइड जो है BIF3। चाहे आप कोई भी ट्राई हैलाइड ले लो, कोई भी पेंटा हैलाइड ले लो, ओनली आयनिक हैलाइड कौन है, BIF3। नाइट्रोजन की हैलाइड की बात करें अगर, तो इसमें NF3 स्टेबल होता है सिर्फ, बाकी NCl3, NBr3, Ni3 ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो जब साइज काफ़ी बड़ा होगा तो इनमें स्टेरिक हिंडेंस होता है, जिस वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस NCl3, NBr3, Ni3 क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये एक्सप्लोसिव का भी काम करता है। और थोड़ा देखते हैं कि अभी बताया मैंने कि नाइट्रोजन फैमिली के कोई भी हैलाइड हो उसमें ओनली आयनिक हैलाइड है BIF3, यानी BIF3 क्या हो जाएगा, मोस्ट आयनिक हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। थोड़ा देखते हैं कैसे। अभी बताया कि EX3 है मान लो और EX5 है, तो EX3 और EX5 में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा किसी एलिमेंट का तो ज़्यादा इफेक्टिव बढ़ेगा, पोलराइजेशन वगैरह बढ़ता है, तो इसका पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो यानी मोर आयनिक कौन हो गया, EX3। और EX3 में भी NX3 से लेकर BIX3 तक जाएंगे तो डाउन द ग्रुप मेटलिक कट्टर बढ़ेगा, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक कट्टर बढ़ेगा, यानी BIX3 क्या हो जाएगा, मोर आयनिक। और BIX3 में भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, F-Cl-, Br-, I-, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कट्टर बढ़ेगा, तो आयनिक क्या हो गया, आयनिक हो गया BIF3 ही सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट आयनिक हैलाइड क्या है, BIF3। ओनली आयनिक हैलाइड इन नाइट्रोजन फैमिली इज BIF3। एक पॉइंट NCERT में लिखा है कि जैसे PR3 है और ASR3 है, ये लीगेंड की तरह एक्ट करते हैं, जैसे PPS3 वगैरह हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये लीगेंड होते हैं। तो अगर ये लीगेंड होते हैं, फॉस्फोरस का हैलाइड है या जो भी है, आर्सेनिक का हैलाइड, सॉरी अल्काइल ग्रुप वगैरह कुछ भी है, PF3, PCl3 कुछ भी है, ये लीगेंड होते हैं। तो अगर ये लीगेंड है तो जब ये लीगेंड होगा तो देखो क्या होगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है और PR3, ASR3 वगैरह में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो अगर इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, मेटल से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बनेगा, पाई। अच्छा, इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है सिग्मा पाई का, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब जो ये पाई बना वो कैसे बना, तो देखो मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल और नॉन मेटल का जो फॉस्फोरस वगैरह है इनका क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी डी और डी के बीच में पाई बना है, तो हम बोलते हैं ये डिपाई है। क्या है ये, डिपाई। तो फॉस्फोरस आर्सेनिक कैन फॉर्म डिपाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। तो ये ध्यान रखना, जब कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये पाई बॉन्ड बनता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।